हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और जो पिछली वीडियो पढ़ी थी उससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक इसमें भी कवर करेंगे हम। और इस टॉपिक का नाम क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी है वो भी एक कारण है भूकंप का ही। जैसे हमने पिछली क्लास में भूकंप के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही ज्वालामुखी है जो हमारी ज़मीन के अंदर, आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ये चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन इनका जो असर है वो हमें पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे पड़ता है और हमें महसूस होता है। तो ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे बनता है, इसकी स्थलाकृतियाँ कैसी कैसी हैं। तो इन सब के बारे में आज थोड़ा सा बेसिक से लेकर एडवांस तक इस क्लास के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, ज्वालामुखी होता क्या है पहले ये समझते हैं। हमने पहले समझा था कि पहली क्लास में कि एक पृथ्वी का एक भाग है और उसके अंदर एक दुर्बलता मंडल है, स्थिनोस्फीयर है। वहाँ पे जो है लावा है, मैग्मा है, वहाँ पे तरल अवस्था के अंदर है और वहाँ पे प्लेटें संचलित होती रहती है जो भूकंप का कारण है। तो यहीं से जो है कि जो ज्वालामुखी होता है वो यहीं से निकल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंदर जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती है और पिघलने की वजह से वो तरल अवस्था के अंदर हो जाती है। और जब वो पृथ्वी के अंदर वो तरल अवस्था जो होती है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर होती है। लेकिन जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाती है तो हम उसको लावा बोलते हैं। वही ज्वालामुखी है जिसके अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकल के आता है और फैल जाता है आसपास के एरिया में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका एक कारण और भी है जिसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे यूरेनियम, थोरियम, जो एनर्जी पैदा करते हैं, जो गर्म होते हैं, वो इन चट्टानों को गर्म करने में और इनको पिघलाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अब जो क्या है, ज्वालामुखी इसके अंदर से निकलता है। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है कि जब मैग्मा होता है, जो मैग्मा वो कम वाष्पशील होता है, कम होता है ये। लेकिन जो लावा है वो वाष्पशील ज़्यादा होता है। लावा ज़्यादा होगा और मैग्मा कम वाष्पशील होता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। देखो, अब ज्वालामुखी का हमें पता चल गया कहाँ से निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो ज्वालामुखी के ऊपर कुछ चीज़ें हम काम कर लेते हैं। जो देखो, ज्वालामुखी होता है मुख्यतः तीन तरीके के। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव, एक होते हैं प्रसुप्त, और एक होते हैं मृत। सक्रिय मतलब एक्टिव, प्रसुप्त मतलब होते हैं कि जो अभी के लिए तो सुप्त हो गए हैं लेकिन वो कभी भी फिर से जग सकते हैं, और मृत जो मर चुके हैं, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कैसे? कि जो अभी भी एक्टिव है। जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एक है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है जो हमारे भारत का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, एक्टिव है। वो बैरन ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पे जो है अंडमान निकोबार के अंदर ये आता है, ठीक है, एक्टिव के अंदर आता है। जो ऐसा ही ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली जो भूमध्य सागर के अंदर है। भूमध्य सागर आप समझ गए होंगे, जो यूरोप का निचला हिस्सा है और अफ्रीका के ऊपर वाला हिस्सा और एशिया का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे भूमध्य सागर आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले ये दो हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत के अंदर बैरन, और वैसे भूमध्य सागर में भी एक है स्ट्रोम्बली, ठीक है। प्रसुप्त मैंने बताया, जो अभी के लिए तो सो गए हैं लेकिन बाद में वो फिर से जग जाते हैं। जैसे जापान के अंदर फ्यूजियामा, ठीक है। भारत के अंदर भी है नोरकंडम, इसका नाम है नारकोंडम। ये भी कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? जापान के अंदर। और मृत का मतलब है जो मर चुके हैं, जो अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी ज्वालामुखी कभी भी मृत नहीं होता, कभी भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, वो कभी ना कभी फिर आ जाता है।
तो कभी भी हम ज्वालामुखी को पूर्ण रूप से मृत नहीं कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे तंजानिया के अंदर है, तंजानिया या केनिया दोनों की सीमा पे लगभग पड़ता है ये किलिमंजारो। ठीक है, तो 3 तरीके के मुख्यतः जो ज्वालामुखी हैं, जो उद्गार के रूप में आधार जो उनका होता है सक्रिय है, प्रसुप्त है और मृत है। इसके अंदर कौन से हैं जो पहले एक्टिव थे और अभी भी एक्टिव है? भारत के अंदर से बैरन द्वीप है, जो बैरन ज्वालामुखी है। प्रसुप्त के अंदर जो अभी सो गए हैं, जो अभी मृत हो गए हैं, अभी उसमें से उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। मृत जो हमेशा के लिए मृत हो गए, लेकिन कहते हैं ज्वालामुखी कभी मृत नहीं होता, क्या पता कब उसके अंदर विस्फोट फिर से हो जाए, जैसे तंजानिया या केनिया के अंदर किलिमंजारो है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि इसकी विस्फोटकता के आधार पर, जैसे कि मान लो अगर कोई ज्वालामुखी है, उसके अंदर से अगर उसका जो विस्फोट होता है, उसके अंदर मान लो कि वो ज़्यादा अगर गाढ़ा है, यानी अगर वो जब लावा बाहर निकल के आता है, अगर वो गाढ़ा है, चिपचिपा है, गाढ़ा है, अगर वो उसका जो चिपचिपा और गाढ़ा मतलब कि एक तो पतला होता है, गाढ़ा होता है, मतलब कि वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा होता है उसके अंदर क्या होता है? एसिडिक होता है ये, यानी सारी है, अम्लीय। ठीक है, एसिडिक होता है क्योंकि वो गाढ़ा है और एसिडिक होता है, अम्लीय है। इसके अंदर सिलिका जो होता है, इसमें लगभग 70% होता है। लेकिन दूसरा एक होता है जो पतला होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब लावा बाहर निकलता है तो फैलता है। अगर वो गाढ़ा होगा तो वो लगभग वहीं जम जाएगा, लेकिन जो पतला होगा वो दूर दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, ये होता है सारी ठीक है, यानी बेसिक। और इसका सिलिका इसके अंदर कम मात्रा में होता है, 70% से कम इसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है। लगभग 50 से 55% इसमें सिलिका होता है। ठीक है, ये इसके विस्फोटक के रूप में कि कितना गाढ़ा उसके अंदर से निकलता है, कितना पतला वो होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और एक दूसरी बात जो हमने भूकंप वाली क्लास में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ पे आते हैं वो कौन सी जगह है? पैसिफिक एरिया, जो प्रशांत अग्नि मेखला जो बोला जाता है, जो जापान और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जापान इधर से, और उसके नीचे इंडोनेशिया और मलेशिया आसपास के एरिया से, जो बीच का पानी वाला एरिया, उस एरिया में ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, इनकी एक तो स्थलाकृति हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे स्थलाकृतियों में, कि एक तो होता है बाह्य स्थलाकृतियाँ, और एक होता है आंतरिक। आंतरिक यानी एक तो जो जमीन के बाहर जाके स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक होती है आंतरिक जो जमीन के अंदर ही, उसके अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वो अंदर ही उसके अंदर स्थलाकृतियाँ जो होती जमीन के अंदर ही बन गई हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की हम मुख्यतः पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे ऊपर उठी हुई होती हैं और एक नीचे धसी हुई। इसमें भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं, एक तो होती है ऊपर धसी हुई, ऊपर उठी हुई, और दूसरी इसमें होती है जो नीचे धस गई है। देखो, नीचे धस गई का मतलब क्या है? तो ज़मीन से तो बाहर निकली थी, लेकिन निकलने के बाद उसमें वहाँ पे उसने गड्ढा बना लिया और वो वापस नीचे धस गई है। ठीक है, इसलिए हम बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर रखेंगे इसको, क्योंकि वो ज़मीन से तो बाहर निकल गई थी, लेकिन जो ये है वो ज़मीन से बाहर ही नहीं निकली, वो उसके अंदर ही जमी रहेगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है जो ऊपर उठी हुई वाली में से शंकु। शंकु के मतलब जैसे दिखने वाली स्थलाकृति है, उसको हम शंकु स्थलाकृति बोलेंगे। जैसे इसके अंदर आता है सिंडर शंकु। ठीक है, शंकु जैसे सिंडर शंकु। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल है
मैक्सिको के अंदर है पाराकुटीन। जो कहाँ पड़ती है? मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको एक देश है, वहाँ पे ये आती है सिंडर शंकु। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक मतलब जब वो विस्फोट मान लो ये है यहाँ से निकल के वो ऐसे फैल जाती है, सिंडर एक कोन के रूप में, शंकु के रूप में उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसको सिंडर शंकु बोला जाता है। और इसका एग्जांपल जैसे पाराकुटीन जो मैक्सिको के अंदर है। उसके अलावा एक और होता है परतदार शंकु, शंकु के अंदर ही आता है परतदार शंकु। इसका भी एग्जाम्पल है, मैक्सिको के अंदर ही है इस तरीके की भी, और इसका नाम है काराकोआ। यानी नाम से समझ में आ रहा है जो परत के रूप में जम गई है, लावा बाहर निकला और परत के रूप में जमता गया। ठीक है, ये परतदार शंकु। इसके अलावा एक और शंकु है सील्ड शंकु। इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप समूह के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं। ये शंकु क्या होता है कि थोड़ा इसका जो लावा होता है पतला होता है और वो दूर दूर तक फैल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको शील्ड शंकु बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये शंकु वाला जो पॉइंट था बाह्य के अंदर, बाह्य शिलाकृति है उसके अंदर एक शंकु करके जो शिलाकृतियाँ बनती है उसके अंदर एक सिंडर शंकु, एक परतदार शंकु और एक शील्ड शंकु है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है गुबंद। गुबंद आप समझ रहे होंगे कि एक बॉल जैसा, हाफ बॉल जैसा होता है गुबंद, उसको बोला जाता है। गुबंद, इसके अंदर क्या होता है? लावा चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, इसके अंदर चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, अम्लीय होगा। जो हमने पढ़ा था विस्फोटक जब होता है उसमें किस किस तरह के होते हैं, अम्लीय। इसके अंदर ये अम्लीय होगा यानी कि एसिडिक होगा ये, और ये बहुत जल्दी जम जाता है जो गुबंद वाला है। और एक गुबंद की शेप ले लेता है, जैसे मान लो विस्फोट हुआ, ऐसे ऐसे करके वहीं जम जाएगा ऊपर, ज़्यादा नीचे फैलता नहीं है ये। ठीक है, तो ये गुबंद जैसा एक शेप ले लेगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है पठार वाला। पठार जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, पठार यानी कि एक ये होता है जो इसमें जो लावा निकलता है सारिय होता है, जो इस तरीके की शिलाकृतियाँ बनाता है। यानी कि बेसिक होता है जो सारिय, मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा 50 से 55% जो अभी हमने पढ़ा था। ये इसका एग्जाम्पल जैसे दक्कन का पठार, हमारा भारत की बात करें तो दक्कन का पठार। ठीक है, इसके अलावा चौथा एक पॉइंट होता है जो बाह्य आकृतियों में आता है, मैदान। मैदान क्या होता है कि जो मैदान होते हैं वो समझ रहे होंगे कि एक तो गुबंद था जो एक पर्वत जैसा था, उसका हम पठार पे आ गए यानी उसकी ऊंचाई कम है, थोड़ा सा फैल गया जो लावा इसके अंदर। जो मैदान है यानी और फैल गया और वो पूरा लगभग प्लेन हो गया है। इसका एग्जाम्पल है इदाहो का मैदान। ये कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये बाह्य शिलाकृतियाँ थी। अब इसके अलावा एक दूसरा आता है जो है नीचे धसी हुई शिलाकृतियाँ। ठीक है, ये क्या है? नीचे धसी हुई शिलाकृतियों में इसको बोला जाता है क्रेटर। मतलब कि वो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लेकिन जैसे ही विस्फोट हुआ लेकिन वो थोड़ा सा नीचे दसक गई, वहाँ की ज़मीन जो थी वो नीचे बैठ गई, इसलिए वहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो गया। क्रेटर मतलब एक गड्ढा बन गया वहाँ पे। ठीक है, अगर इसी गड्ढे के अंदर पानी भर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको क्रेटर में पानी भर जाए तो इसको कहेंगे जो झील का निर्माण कर देता, पानी भरने के लिए उसी गड्ढे के अंदर पानी भर, जैसे हमारी लोनार की झील है। ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर। और ये 2020 के अंदर चर्चा में भी थी क्योंकि इसका जो पानी था उसका कलर बदल गया था। ठीक है, तो लोनार की झील कौन से? क्रेटर झील है जिसके अंदर अब पानी भर गया है। अगर इसी के अंदर मान लो कि इसके अंदर लावा भर जाए पानी की जगह, तो ये हो जाएगा न्यूरोगोगो झील। न्यूरोगोगो झील।
जो कहाँ पड़ती है, तंजानिया के अंदर। ठीक है, तो ये अंदर दसी हुई स्थलाकृतियां तो उसके बारे में था। अब आता है आंतरिक स्थलाकृतियां जो अंदर ही जम गई हैं, वो कैसे स्थलाकृतियां होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि मान लो ये स्थलाकृतियां थी, ये भूपरपट्टी और नीचे से निकल रही थी वो, लेकिन वो निकली नहीं और ऊपर जैसे जैसे जाती गई उसका टेम्परेचर इतना कम होता गया कि वो वहीं जम गई और वो इस तरीके से मान लो बन गई। इस तरीके की कुछ वो स्थलाकृतियां बन गई हैं, तो उसको बोला जाता है बैथोलिथ। बैथोलिथ इस तरीके की स्थलाकृतियों को, मान लो कि लावा निकला ऊपर की साइड में गया और यहीं जम गया अंदर के अंदर ही, इस तरीके की उसने स्थलाकृति ले ली थी। ठीक है, अगर मान लो वो स्थलाकृति ऐसे है, मान लो ये वो निकली और वो ऐसे करके जम गई यहीं पे, इसको बोला जाएगा डाइक। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा झुक जाए, अगर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा झुक जाए तो इसको बोला जाएगा बोस। अगर ये थोड़ा झुक जाए तो थोड़ा यहां से यहां हो जाए, थोड़ा झुक जाता नीचे, तो इसको बोस बोला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी है, जो जिसके अंदर मान लो कि ये है और इसके अंदर स्थलाकृति अब ऐसे कैसे जम गई है, यहां से निकल रहा था यहां जम गया, इसको बोला जाएगा सीट। इसको बोला जाएगा सील। अगर इसकी मोटाई के अंदर जम गया, अगर पतली रेखा के अंदर जमा है तो सील, अगर ये मोटाई में जम गया तो इसको बोला जाएगा सीट। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर यही लावा मान लो ये लावा इसके अंदर था, ये लावा ऐसे करके जम जाए, उत्तल तरफ से उत्तल में जम जाए, मतलब कि उत्तल रूप में, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, उत्तल में जम जाए तो इसको बोला जाएगा लेफोलिथ। अगर ये अवतल में जम जाए तो इसको बोला जाएगा लोपोलिथ। अगर ये इस तरीके से जम जाए फैकोलिथ। ठीक है, तो ये कुछ आकृतियां थी। इसी तरीके से अगर ये अंदर ही जम जाता है, क्योंकि जो लावा है, जो मैग्मा है, वो बाहर निकल जाता है उसको लावा बोलते हैं, लेकिन अगर वो अंदर ही जम गया तो इसको हम मैग्मा बोलेंगे। और अंदर जमने के कुछ कारण है कि उसका टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको वो वहीं जम जाता है। तो इस वजह से इसको अलग अलग नाम दिया गया है इन आकृतियों को। एग्जाम के अंदर मुश्किल पूछता है सर, लेकिन फिर पूछ लेता है कि आंतरिक जो स्थलाकृतियां हैं उनका क्या क्या नाम होता है। तो नाम आप याद कर सकते हैं, बैथोलिथ है, डाइक है, सील या सिट है। सील, सिट और बैथोलिथ ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, बैथोलिथ या सील सिट के बारे में ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इनमें से कुछ ना कुछ। ठीक है, लेफोलिथ भी होता है, लोपोलिथ, लोपोलिथ यानी अवतल में है और ये अवनति रूप में है। ठीक है, एक वेव के तरीके से, तो इसको फैकोलिथ बोला जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो ज्वालामुखी होता है उसके अंदर से निकलता क्या है, उसके अंदर से मुख्यतः निकलता है लावा निकलता है, जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प की मात्रा लावा के बाद सबसे अधिक होती है जो ज्वालामुखी विस्फोट में निकलता है। उसके अलावा धूल होता है, धूल के कण होते हैं। ठीक है, राख होती है। उसके अलावा कुछ गैसें भी होती हैं जो इसके अंदर से निकलती हैं, जैसे SO2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर सल्फर है। ठीक है, इस तरीके के कुछ गैसें भी हैं जो निकलती हैं, SO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर, इस तरीके की कुछ गैसें भी इसके अंदर से निकलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं। आप कोई वीडियो अगर आपने कभी लाइव अगर नहीं देखा ज्वालामुखी विस्फोट, कोई आप नेट पे कोई इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर आप इसको देख सकते हैं।
और आपको कोई वीडियो मिल जाएगी और आप ज्वालामुखी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में इतना ही था कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या क्या उसकी शिलाकृतियाँ हैं, कैसा वो होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, अम्लीय होता है या पतला होता है, सारीय होता है, यानी दूर तक फैल जाता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के बारे में था। अभी हम अगला एक टॉपिक और इसके अंदर से कवर करेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग है और हमारा इसी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही उसका रिलेशन है। वो क्या है, उसका नाम है सेल। सेल क्या होती है, देखो सेल माने चट्टाने, रॉक, पर्वत, ये जो पत्थर टाइप होता है इनको सेलें बोलते हैं। यानी सेल यानी रॉक, मुख्यतः रॉक इसको नाम दिया जाता है। सेलें क्या होती है, पत्थर क्या होता है, चट्टाने क्या होती है जो हमारे ज़मीन के अंदर पाई जाती है, मैक्सिमम ज़्यादातर भूपर पट्टी के अंदर मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे समझ लो, भूपर पट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे आपसे कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा कि कौन सी कितनी परसेंटेज मिलती है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या मिलती है, वो मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा सिलिकॉन दूसरे नंबर पे, फिर एल्यूमिनियम, और फिर लोहा। इसके अलावा भी कुछ और भी हैं, जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसके बाद में आती हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरीके की है। सबसे ज़्यादा हमारी मिलती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम इसके अंदर मिलता है। ठीक है, लेकिन अब सेल होती कितनी प्रकार की, तो ये पॉइंट होता है कि सेल बनती कैसे हैं और ये होती कितने प्रकार की है। देखो, जो अभी हमने ज्वालामुखी के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, तो ज्वालामुखी में क्या था कि कुछ जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल के लावा का रूप ले लेता है और वो अलग अलग जगहों पे फैल जाता है। अगर गाढ़ा है तो वहीं आसपास जम जाएगा, अगर सारीय है मतलब कि पतला है तो दूर तक फैल जाएगा। मैदान या पठार का निर्माण वो कर लेते हैं, या पर्वत का निर्माण, गुंबद टाइप में निर्माण वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है आग्नेय सेल, ठीक है, दूसरा होता है अवसादी सेल, और तीसरा होता है रूपांतरित सेल। ठीक है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल, इसको बोला जाता है इग्नियस। इग्नियस इसकी स्पेलिंग होगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अवसादी को बोला जाता है सेडिमेंट्री। अवसादी आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री। ठीक है, और कायांतरित को बोला जाता है मेटोफोर्फिक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटोफोर्फिक रॉक। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आग्नेय सेल है वो सेलें क्या होती हैं कि मान लो पृथ्वी के अंदर लावा था, मैग्मा था, लावा के रूप में बाहर निकलता है। अगर मान लो जब वो दबाव के कारण तापमान ज़्यादा होने की वजह से जब चट्टानें पिघलती है और वो बाहर निकलता है, मान लो अगर ये लावा मैग्मा अगर अंदर ही जम जाता है तो इसको बोला जाता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। यानी अंदर जम गया अंतर्भेदी, अगर वो बाहर निकल गया उसको बोलेंगे बाह्य भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये अंदर से जम जाती है तो इसकी जो होती है वो इसको बोला जाता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। इसके अंदर इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। जैसे ग्रेनाइट आग्नेय का जो अंतर्भेदी का होगा उसको वो होगी ग्रेनाइट जैसी चट्टानें जो होती हैं वो अंतर्भेदी के अंदर आती हैं। लेकिन जब वो बाहर हो जाती है, बाहर बन जाती हैं, तो वो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, वो बाह्य भेदी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मान लो चट्टानें बन गई हैं, लेकिन वही चट्टानें मान लो पानी की वजह से, जल की वजह से या हवा की वजह से वो टूट के उनका
अपक्षय हो जाता है, मतलब कि उसको टूट के वो हवा या पानी की वजह से बह के कहीं दूसरी जगह पे जाके जम जाती है, तो वो एक अवसाद हो जाता है। वहाँ पे जाके वो जो कण है, टूटे हुए कण है, वो जाके कहीं जमा हो गए तो अवसाद हो जाते हैं। वही अवसाद ताप की वजह से, दाब की वजह से वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं और वो अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। इतना पॉइंट समझ आ रहा है? इन छोटे छोटे कणों को जो टूट के आते हैं उनको हम अवसाद कहते हैं, और वही अवसाद जो दूसरी जगह से आई हैं हवा या जल की वजह से, उनको हम बोलते हैं अवसादी सैलें। जैसे बलुआ पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। उसके अलावा भी जैसे रेत है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो वहाँ से टूट के छोटे छोटे कण के अंदर बन के दूसरी जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, जो बलुआ पत्थर या रेत कहा जाता है। ठीक है। तीसरा, अब यही रेत या चट्टाने या बलुआ पत्थर, रेत, ये सब अब वहाँ से टूट के आगे दूसरी जगह पे आ गए। अब ये यहाँ पे जहाँ पे हैं वहाँ पे इनके ऊपर दूसरा प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगी, या फिर तापमान इनका बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो इनके अंदर परिवर्तन होगा, रूपांतरित या कायांतरित इनको बोला जाता है। ठीक है। अब ये इनकी काया के अंदर परिवर्तन हो गया है। अब ये क्या है कि जो बलुआ पत्थर रेत था वो किसी दूसरे रूप में आ गए हैं, जिनके ऊपर प्रेशर पड़ गया, उनका तापमान बदल गया है। ठीक है, जिसको बोला था कायांतरित सेल। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, जैसे कि स्लेट, संगमरमर, वो इसके उदाहरण में आते हैं। ठीक है, स्लेट, संगमरमर, इस तरह के उदाहरण जो वहां से बदल के उसने दूसरा रूप ले लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सेल है, ये पत्थर जो रॉक होता है वो कैसे निर्माण होता है, जब लावा या फिर मैग्मा से इनका निर्माण होता है। अगर मैग्मा है तो आग्नेय के अंदर सबसे पहले प्राथमिक सेल इनको बोला जाता है, आग्नेय को। तो ये जब अगर मैग्मा है तो मैग्मा की वजह से क्या होता है कि वो अंतर्भेदी सेलें होती हैं, जो ग्रेनाइट जो होती हैं वो अंतर्भेदी के अंदर आती है, अंदर ही वो जम गई हैं। लेकिन अगर वो बाहर आ जाती है, लावा का रूप ले लेती है, तो बेसाल्ट बन जाती है, बेसाल्ट की सेलें होती हैं। लेकिन जब यही चीज़ें हवा या पानी की वजह से टूट के उनका अपक्षय हो जाता है, टूट जाती हैं, तो वो दूसरी जगह पे जाके उनका निक्षेपण हो जाता है, यानी इरोजन होके डिपोजिशन हो गया उनका। अपक्षय, इरोजन, निक्षेपण, डिपोजिशन, वो जब हो जाता है तो ये रूप बदल जाता है इनको, उनको बोला जाता है अवसादी सैलें, यानी सेडिमेंट्री। और इनका एग्जाम्पल जैसे बलुआ पत्थर है, चिकनी मिट्टी होती है, रेत होता है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। इसके अंदर जैसे कोयला भी इसके अंदर ही हम रख लेते हैं, कोयला को भी इसी के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, जब इनके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ती है, या फिर इनके ऊपर कोई तापमान इनका बदल जाता है, तो ये आग्नेय या अवसादी दोनों ही चट्टानें अपना रूप बदल लेती है और कायांतरित हो जाती है। समझ रहे हो? और वो क्या बन जाती है? स्लेट। जैसे चूना पत्थर था वो संगमरमर बन गया, मिट्टी थी वो स्लेट बन गई है। इसको बनने में टाइम लगता है, ये नहीं कि आज ये हुआ, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, नहीं, सालों लग जाते हैं, लाखों सालों, करोड़ों सालों इनको बनने में लग जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के जो उत्पाद है, जो पेट्रोलियम है ज़मीन के अंदर जो हमें मिलता है, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, वो अनवीकरणीय है, कि वो कुछ सालों में, कुछ समय में वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको बनने में काफ़ी लाखों सालों, लाखों या करोड़ों साल फिर से लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसी को सेल बोलता है। और इसी को, इन तीनों को जब ये आपस में रोटेट करते रहते हैं, आग्नेय से अवसादी हो गए, या आग्नेय और अवसादी से रूपांतरित हो गए, रूपांतरित या कायांतरित फिर से इन्हीं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जब उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो लावा बन जाएंगे, लावा से फिर वो आग्नेय बन जाएंगे, और ये पूरा चलता रहता है। और इसी को हम बोलते हैं सेल चक्र। ठीक है, इतना पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 3 तरीके की मुख्यतः चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, रूपांतरित, और इनको बोला जाता है सेल चक्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। ज्वालामुखी शायद आपको समझ में आ गया होगा, चट्टानों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।